हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ दर्शन पर। मैं पूनम चंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कैलकुलस का आप गेस्ट पेपर लेकर आया हूं मैं आपके लिए। यदि आप महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के स्टूडेंट हैं, यदि आपके भी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर का पेपर अभी बाकी है, तो आपने यदि पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मेरे बताए हुए आप मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हों, तो उसमें से अक्सर सब आपको क्वेश्चंस उसमें से पूछ लिए जाएंगे। मैं आज आपको आंसर तथा क्वेश्चंस दोनों बताऊंगा, आपको अलग अलग सॉल्व करने की विधियाँ बताऊंगा। मैथमेटिक्स में बहुत सारी किस विधि से कौन से प्रश्न हल करने हैं, क्या करना है। अगर आप इन सब को अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हैं तो आप एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी के हमारी क्लास आज की। यदि आज सबसे पहले आज आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हमारे गेस्ट पेपर आने वाले हैं बहुत सारे। तो उसके लिए सूचना के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। बीएससी सेकंड सेमेस्टर का गेस्ट पेपर सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स कैलकुलस रहने वाला है। सभी 13 प्रश्नों के संपूर्ण हल और विस्तृत उत्तर, यानी हम 13 प्रश्न 13 अलग अलग विधियाँ लेकर आए हैं। तो उस सभी विधियाँ है हमारी जो आपके जो बीएससी की जो 5 यूनिट है मैथमेटिक्स की, वो सभी 13 क्वेश्चंस उसी पर आधारित है। तो यदि आप ये 13 पढ़ के जाते हो तो आप मेरे ख्याल से आप पेपर पास तक आराम से जा सकते हो। तो क्योंकि मैंने जितने भी पिछले गेस्ट पेपर डाले उसमें से लगभग काफ़ी बच्चों ने काफ़ी स्कोर अच्छा किया है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो आप ज़रूर ये पढ़ कर जाए। तो आगे बढ़ते हैं, हम अपना आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हमारा देखो पहला रहने वाला है, हमारा पहला क्वेश्चन आता है आप सबके सामने, सभी के सामने पहला क्वेश्चन है। देखो सभी के सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है विद्यार्थियों। पहला क्वेश्चन है वक्रों के पदिक समीकरण, वक्र के पदिक समीकरण, एनवलप तथा केंद्र ज्ञात करने की विधि स्पष्ट करो। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो हमें पता होना चाहिए पदिक समीकरण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है। तो क्या होती है पदिक समीकरण? देखो, किसी वक्र के ध्रुव से स्पर्श पर डाले गए लंब पी तथा ध्रुवांतर रेखा आर के मध्य के संबंध को क्या कहते हैं? पदिक समीकरण कहते हैं। इसको हमारे कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म में किस प्रकार लिखा जाता है? तो देखिए, कार्टेशियन फॉर्म में P बराबर एक्स कोस साइन प्लस वाई साइन साइन, और P बराबर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये इसका कार्टेशियन फॉर्म है। सेकेंड है ध्रुवीय फॉर्म, ये होता है 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। या इससे यहाँ देखो जो P का मान है वो क्या है? आर साइन थीटा है, और हमारे जो टेन थीटा का मान है वो क्या है? आर डी थीटा अपॉन डी आर है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसका सेकंड, एनवलप। एनवलप क्या होता है? देखो, एनवलप क्या होता है? वक्रों के किसी एक पैरामीटर कुल पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? एक्स वाई अल्फा, ये पैरामीटर होते हैं का जीरो पर एनवलप वे वक्र होता है जो कुल के प्रत्येक वक्र को स्पर्श करता है। यदि ये कुल, यानी कुल का मतलब होता है फैमिली के सभी वक्रों को यदि ये स्पर्श करेगा तो ये क्या कहलाएगा? एक एनवलप कहलाएगा। ठीक है। यदि वक्रों के एक पैरामीटर का कुल, यानी ये जो पैरामीटर का कुल है ना, ये अगर सभी वक्रों को स्पर्श करता है तो ये वो क्या कहलाता है? एनवलप कहलाता है। अब इसकी विधि क्या है हल करने की? देखो, दिए गए समीकरण है, उसमें जो हमें दिया गया उसके इक्वल टू 0 लेना है। पैरामीटर अल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलित करके डी अल्फा अपॉन डी ये लगा है डेल अल्फा अपॉन डेल, दोबारा से देखियो,
थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। देखो दोबारा देखियो क्या इसकी विधि दे रखी है सॉल्व करने की। एफ एक्स वाई एल्फा इक्वल टू 0 को पैरामीटर एल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलित करके डेल एफ अपॉन डेल एल्फा इक्वल टू 0 प्राप्त करें। दोनों से एल्फा का विलोपन करें। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अवकलन करके इसके इक्वल टू 0 प्राप्त करना है और एल्फा का क्या करना है, विलोप करना है, यानी एल्फा को हटा देना है। तो हमको जो एनवलप है वो प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आता है केंद्रज। केंद्रज क्या होता है, किसी वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर अभिलंबों का अनुलोप उस वक्र का केंद्रज कहलाता है। ये वक्रता केंद्रों का बिंदु पथ होता है, ये होता है केंद्रज। उसके बाद आती है हमारी अनंत स्पर्शी वक्रता तथा वक्रता जीवा के संबंधित मुख्य प्रतिबंधों व सूत्रों का वर्णन कीजिए। ये हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसमें देखो क्या है, पहला है अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी इसमें क्या होता है, देखो यदि वक्र पर स्थित कोई बिंदु अनंत की ओर अग्रसर हो तो उस बिंदु से एक सीधी रेखा की लंबवत दूरी शून्य की ओर अग्रसर हो तो उस रेखा को अनंत स्पर्शी कहते हैं। इसका जो कार्टेशियन जो फॉर्मूला होता है वो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और m इक्वल टू होता है log x। ये जो लिमिट दे रखी है हमें, लिमिट x से अनंत तक है y अपॉन एक्स की, और यह लिमिट दे रखी है x से अनंत y माइनस का एम एक्स की। और समानांतर अनंत स्पर्शी x बराबर y की उच्चतम घातों के गुणांकों के शून्य के बराबर रखने से प्राप्त होती हैं। तो ये होती है हमारी अनंत स्पर्शी। उसके बाद आती है हमारी वक्रता एवं वक्रता त्रिज्या। तो ये वक्रता और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, देखो पहला होता है कार्तीय सूत्र इसका, उसके बाद ध्रुवीय सूत्र, उसके बाद इसका पादिक सूत्र। तो ये तीनों आपको फॉर्मूले एकदम याद होने चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले रहने वाले हैं हमारे, मेरे ख्याल से तो यह आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद होने चाहिए। इसके बाद हम अगला हमारा आता है, देखो अगला पेज ले लेते हैं। अगला पेज है हमारा वक्रता त्रिज्या। इसमें जो तीसरा टॉपिक था वो था वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या के ये देखो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इसके फॉर्मूले दे रखे हैं। पहले ये मूल बिंदु से होकर जाने वाली वक्रता जीवा क्या होती है, 2p साइन फाई। और जो एक्स अक्ष के समांतर जाने वाली वक्रता क्या होती है, 2p साइन साई। और जो वाई अक्ष के सापेक्ष जाती है उसको कहते हैं 2p साइन साई। तो ये भी हमारे के लिए मोस्ट है, तो इससे भी आप पढ़ के जाना। उसके बाद आता है हमारा आंशिक अवकलन में श्रृंखला नियम। इसके लिए हम अपना पेन चेंज कर लेते ताकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। देखिए पहला आता है आंशिक अवकलन में श्रृंखला नियम और समघात फलनों के लिए यूलर प्रमेय। यूलर प्रमेय क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। श्रृंखला नियम और इसका जो यूलर प्रमेय है ये आपको पता होना चाहिए। देखो तो 1 बाय 1 करके हम पढ़ते हैं। देखो पहला है आंशिक अवकलन में श्रृंखला नियम। आंशिक अवकलन में श्रृंखला नियम क्या होता है, देखो u बराबर एफ एक्स वाई दे रखा है तो x इक्वल टू आपको साइन फाई टी और y बराबर साइन टी। तो ये डी अपॉन डी टी क्या होगा, इस प्रकार होगा। और यूलर प्रमेय क्या होगा, यदि u बराबर एफ एक्स वाई दे रखा है तो समघात फलन है तो जो हमारा x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर क्या होगा, एन यू होगा। ठीक है, इसमें n शामिल होता है। देखो इसमें डी यू अपॉन डी टी होता है, ठीक है, इसमें एन यू होता है। ठीक है, तो लेकिन ये सूत्र दोनों अलग अलग है। श्रृंखला नियम और यूलर प्रमेय आपको ध्यान होना चाहिए, इस पर अक्सर क्वेश्चंस आता है। यूलर प्रमेय होता है ना, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमने यूलर प्रमेय पढ़ा है ये मोस्ट रहने वाला है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन परीक्षा में पक्का पूछ लिया जाएगा। तो आगे चर्चा करते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में, किस प्रकार इसकी उत्पत्ति के बारे में पूछ रहा है, यानी यूलर प्रमेय को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के बारे में पूछ रहा है तो हम 1 बाय 1 सिद्ध करने को देखते हैं हम आगे। देखो u और n घात का एक समघात फलन है जिसे लिखा जा सकता है। हमने कोई एक m घात फलन मान लिया है, u है ना, जो n घात का क्या है, एक क्या है फलन है, वो इस प्रकार है। देखो u बराबर एक्स एन एफ वाई अपॉन एक्स, ये आपको एक फलन मान लेना है सर्वप्रथम। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करता है।
तो आप जैसे ही आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे ना तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपका ये आ जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है। उसके बाद आप x से गुणा करवाओगे तो x से गुणा कराने के बाद आपकी समीकरण ये नंबर 1 समीकरण प्राप्त हो जाती है। उसके बाद आप इस जो हमने x को गुणा करवाया ना, इसको आप y के सापेक्ष इसका डेरिवेटिव करोगे। तो y के सापेक्ष इसका डेरिवेटिव किया, सॉरी इसका y के सापेक्ष डेरिवेटिव नहीं कहता है, हमने जो यहाँ पर x के सापेक्ष डेरिवेटिव किया था ना, इसको y के सापेक्ष डेरिवेटिव करना है। यानी जो हमारी ये समीकरण थी ना, इस समीकरण को हम ए नाम देते हैं। तो हमने वापस इस ए को यहाँ पर हमें ए नंबर समीकरण को क्या करना है, वाई के सापेक्ष अवकलन करना है। उसके बाद इसको वाई से मल्टीप्लाई कराना है और एक वे वाई से यहाँ क्या कराना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद में क्या करना है, हमने जो 1 और 2 को जोड़ दिया, जोड़ दिया तो हमारा ये आ गया, सिद्ध आ गया। यहाँ हमारा हो जाता है प्रूफ। तो ये आपको प्रूफ समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अवकलन करके x और y दोनों का सापेक्ष अवकलन करके दोनों तरफ गुणा करके समीकरण को जोड़ देना है, बस इतना ही है, ज़्यादा खास नहीं है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है हमारा अस्पष्ट फलनों के अवकलन गुणांक और दो चरों के फलनों के लिए टेलर प्रमेय का वर्णन करो। टेलर प्रमेय का एक क्वेश्चन अक्सर क्या लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है, हर सेमेस्टर में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो इस बार भी मोस्ट यानी 7 स्टार, ये 7 स्टार वाला क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर 3 4 5 ये लगवा रहा हूँ, आप देख लेना। 5 6 कितने लोग हैं, देखो 4 3 7 हो गए ना, 7 स्टार। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, आप इसको देखकर ही जाओगे। इसका हम आंसर भी मेरे किया हुआ, ऐसा नहीं आपको केवल क्वेश्चन बता दूंगा, नहीं आंसर भी है। आंसर के अगले पेज की ओर चलते हैं। देखो इसका आंसर किस प्रकार है, इसका आंसर है, देखो ये कह रहा है टेलर थ्योरम का कह रहा है। तो टेलर थ्योरम हम करेंगे। देखो क्या है, यदि फलन f(x) बराबर y बराबर 0 हो तो प्रथम द्वितीय अवकलज सूत्र क्या होता है, dy/dx इस प्रकार होता है और इसका डबल डेरिवेटिव इस प्रकार होता है। ठीक है, हमें कोई फलन दे रखा है f(x) y बराबर 0 दे रखा है, तो इस f(x) बराबर y 0 दे रखा है, इसको हम करेंगे पहले x के सापेक्ष अवकलन क्या है, फिर इसका क्या y के सापेक्ष अवकलन क्या है और फिर इसका डबल डेरिवेटिव क्या है। देखो पहले इसका अवकलन कर दिया, फिर इसका डबल डेरिवेटिव कर दिया, तो ये आ गया। फिर होता है दो चरों के लिए टेलर प्रमेय। ये तो था हमारा एक चर के लिए टेलर प्रमेय। दो चरों के लिए टेलर प्रमेय क्या होता है, देखो यदि f(x) बराबर किसी बिंदु a पर सामीप्य में सतत हो तो उसके आंशिक अवकलज विद्यमान हो, तो जो हमारा a प्लस h b प्लस k ये इस प्रकार होगा कि, तो देखो अवकलज विद्यमान हो तो इसका क्या होता है, देखो एफ ए प्लस ए बी प्लस के, ये क्या होता है ए प्लस बी, और एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई, एफ ए बी और प्लस 1/2 का ये फैक्टोरियल है। ये चिन्ह किसका है, फैक्टोरियल का, यहाँ ध्यान रखना। और एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, और एफ ए प्लस एफ ए बी, ये होता है हमारा जो दो चर हो। जब दो चर कौन कौन से, यहाँ पर ए और बी दो चर है, देखो ये दो चर है, दो चरों के लिए ये समीकरण है। ठीक है, तो ये आपको समीकरण पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान रख के जाना है। उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। देखो अगला हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जैकोबियन की परिभाषा और उसके गुण धर्मों का आलोचनात्मक विश्लेषण करो। जैकोबियन मोस्ट अगर मैंने पिछले 7 स्टार लगाए तो यहाँ पर आप 11 स्टार लगा सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है हमारा ये जैकोबियन वाला। काफ़ी बार क्या हर बार, अगर जब मैथ का एग्ज़ाम और सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम और जब ये जैकोबियन नहीं पूछा जाए तो बात हो ही नहीं सकती, बात बन ही नहीं सकती। इसलिए आपको इस क्वेश्चंस को तो करके ही जाना है। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए विद्यार्थियों। डेफिनेशन में क्या है, यदि u तथा y स्वतंत्र चर हो, x y के सतत अवकलनीय फलन हो, तो हमारी जो सारणिक होगी वो क्या होगी, डेल u v अपॉन डेल x y बराबर ये होती है। इस प्रकार हमारी सारणिक होती है। जैकोबियन ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमारी सारणिक को दर्शाता है जैकोबियन। ये थोड़ा सा मेरे मिसप्रिंट होकर गलत लिखा हुआ है, आप इसको
इस प्रकार लिख सकते हो। मैं आपको यहाँ लिख के दे देता हूँ। देखो जो हमारा ये डेल यू अपॉन डेल एक्स लिखा है ना, यहाँ पर ये देखो ये जो लिखा है ना, तो इसके जो नीचे वाला पोर्शन है वो इसके नीचे ही आएगा, यानी जो ये इधर वाला डेल वी अपॉन डेल एक्स है ना, ये एकदम इसके नीचे आता है, यानी ये पूरा एकदम इससे सारणिक में बनता है। मैं आपको बताता हूँ, देखो इस प्रकार ये सारणिक में बनेगा। यहाँ पर ये होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहाँ होगा डेल यू अपॉन डेल वाई, और यहाँ पर होगा डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई। बस यही जैकोबियन होता है। बस यहाँ u का अवकलन कर दो x के सापेक्ष, यहाँ u का y के सापेक्ष, v का x के सापेक्ष और v का y के सापेक्ष, तीन इस प्रकार अवकलन करो, यहाँ पर बैठा दो और वापस हमें इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, बस सॉल्यूशन कर दो, ये हमारा जैकोबियन हो जाएगा। बस सिंपल है। इसका कुछ प्रमुख गुण धर्मों की बात करते हैं हम। गुण धर्म किस प्रकार के हैं, देखो इसके गुण धर्मों की बात करते हैं। पहला है हमारा व्युत्क्रम गुण धर्म। ये क्या होता है, जे बराबर डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे ये आ जाएगा, जहाँ जे और जे जो डेस आएगा वो क्या होता है, 1 होता है। ये इसका गुण धर्म होता है, ठीक है। और श्रृंखला नियम क्या होता है, इसका श्रृंखला नियम अभी हमने पढ़ा ही था पिछले, इसका ये चेन रूल, श्रृंखला नियम को चेन रूल भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहते हैं चेन रूल। तो चेन रूल आपको आना चाहिए। इसका फलकीय निर्भरता, यदि u और v आपस में फलकीय पर आश्रित हो तो एफ यू बराबर क्या होगा, 0। इसका जैकोबियन सूत्र भी क्या होता है, ये होता है, देखो डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल टू 0, ये हमारा जैकोबियन का सूत्र होता है। चर्चा करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा पूछा गया, देखो हम यहाँ थोड़ा सा आपके लिए कलर चेंज कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 व 3 चरों के फलनों के उच्चिष्ट व निम्निष्ट नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात करके समझाइए। ये हमारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज्ञात करने की क्या सूत्र होता है ये देख लीजिए। इसमें पहला है प्रथम आंशिक अवकलन करें। देखो 2 चरों के उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने के, उच्चिष्ट और निम्निष्ट कुछ नहीं होता, आप उसका डेरिवेटिव करो, उसके इक्वल टू 0 रखो बस। जैसे मैंने इसको किया, देखो प्रथम आंशिक अवकलन ज्ञात करें, इसका अवकलन ज्ञात कर दिया हमने, अवकलन ज्ञात कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसका द्वितीय अवकलन ज्ञात कर दिया, ये ज्ञात कर दिया, देखो ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, ए बी बराबर आर टी माइनस एस स्कोर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यदि आर टी एस स्कोर का मान 0 से बड़ा हो तो आर का मान 0 से छोटा होता है, बिंदु क्या होगा, उच्चिष्ट प्राप्त होगा। यदि आर टी स्कोर भाग 0 और आर की वैल्यू 0 से बड़ी प्राप्त हो, यहाँ देखो आर की वैल्यू 0 से छोटी होती है तब तो उच्चिष्ट होता है, और यदि आर की वैल्यू 0 से छोटी हो तो ये क्या होता है, निम्निष्ट होता है। और जब इसकी पूरे समीकरण की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये सैंडल बिंदु, ये ना तो उच्चिष्ट प्राप्त होता है ना निम्निष्ट प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारा है, देखो। उसके बाद हम अगले पेज के ऊपर चलते हैं। देखो अगला है हमारा पेज, देखो यदि आर टी माइनस एस स्कोर 0 मामला सदिग्ध है तो आगे जांच की आवश्यकता होगी। यदि बराबर 0 आ रहा है तब तो हमें आगे जांच करना होगा। अब आता है यहाँ पर एक, अभी हमने पढ़ा था नति परिवर्तन बिंदु क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वे बिंदु जहाँ वक्र अपनी उत्तलता को अवतलता में बदलता है उसे क्या कहेंगे, नति परिवर्तन बिंदु। यानी उसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, और उसका ट्रिपल डेरिवेटिव होगा वो 0 नहीं होगा। ये होता है नति परिवर्तन बिंदु। उस बिंदु को क्या कहेंगे, नति परिवर्तन बिंदु। आगे हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं, उसमें हम देखते हैं हम क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में जानते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो पहला है अनिवार्य गुणांकों की, क्या हो गया है, दोबारा देखें। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7, अनिवार्य गुणांकों की लांगराज विधि और उत्तलता और वे अवतलता के प्रेक्षण की विस्तृत व्याख्या करो। तो लांगराज विधि की विस्तृत व्याख्या किस प्रकार है, हमें 12th में पढ़ा होगा। लांगराज
का जो अनिवार्य गुणांक विधि है वो, लाग्रांज विधि तो पढ़ी होगी, अनिवार्य गुणांक विधि हम यहाँ पढ़ लेंगे। देखो क्या होती है ये विधि। इस विधि में क्या होता है, एक फलन मान लेते हैं, देखो u बराबर एफ एक्स वाई मान लिया, इसका प्रतिबिंब मान लिया आपने, इसका अधीन चर मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है। कार्य विधि किस प्रकार है, सहायक फलन बनाना है हमें, ये सहायक फलन हो गया, और इसके निम्नलिखित समीकरणों को शून्य के बराबर रखें। इस समीकरणों को क्या रखना है, जैसे हम इसका डेल अपॉन डेल एक्स ज्ञात करेंगे, फिर डेल अपॉन डेल वाई ज्ञात करेंगे, फिर डेल अपॉन डेल जेड ज्ञात करेंगे, इस सभी को 0 के इक्वल रख देंगे, 1/1 ऐसे 0 के इक्वल रख दिया तो हमारा जो देखो प्रतिबद्ध समीकरण होगा, जो फाई एक्स वाई जेड होता है इक्वल टू 0 के साथ हल करने के बाद हम यहाँ से एक्स वाई जेड और लैम्डा तीनों के मान निकाल लेते हैं, तो हमारी ये जो लाग्रांज की अनिवार्य गुणन विधि का मान ज्ञात हो जाता है। ये हमारी होती है लाग्रांज अनिवार्य गुणांक विधि। मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है और बहुत कम समय है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो यदि बहुत फटाफट करेंगे तब आप वापस पढ़ पाओगे, दोबारा पढ़ पाओगे। तो मैं आपको आज एक वीडियो में पूरा सिलेबस कराने की कोशिश कर रहा हूं। देखो अलग अलग प्रशिक्षण, अलग अलग विधियों के बारे में बता रहा हूं, तो आप ध्यान और गहनता से आगे बढ़ते हैं। देखो अगला है हमारा उत्तलता और अवतलता का परीक्षण। वक्र एक्स के ऊपर की ओर ऊर्ध्व अवतल होता है, जहाँ डेल स्क्वायर यानी इसका डबल डेरिवेटिव, ये क्या डबल डेरिवेटिव का मान क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो वो क्या होती है ऊर्ध्व अवतल। और ऊर्ध्व उत्तल कब होगा, ऊर्ध्व अवतल होगा जब इसका मान 0 से छोटा होगा। डबल डेरिवेटिव का मान 0 से छोटा होता है तो वो ऊर्ध्व उत्तल, और यदि बड़ा होता है तो ऊर्ध्व अवतल। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। बहुबिंदु परिरक्षण और ध्रुवीय और कार्तिक निर्देशांकों में वक्र आरेखण की प्रक्रिया स्पष्ट करो। तो पहला है कार्तीय वक्रों का आरेखण। ये क्या होता है, पहला होता है सममित, दूसरा है मूल बिंदु, उसके बाद अक्षों पर कटन बिंदु, उसके बाद अनंत स्पर्शी, उसके बाद क्षेत्र। 1/1 करते हैं हम। देखो पहला है सममित। सममित बिंदु क्या होता है, y की केवल समघात हो और x अक्ष के परित सममित होता है, यदि की समघात और y अक्ष के परित सममित होता है। मूल बिंदु क्या होता है, यदि समाकलन में अचर पद नहीं हो, वक्र मूल बिंदु से गुजरता और मूल बिंदु पर न्यूनतम घात के पदों को शून्य रखकर स्पर्श रेखाएं ज्ञात की जाती है। अब अक्षों पर कटान बिंदु, ये क्या होता है, अक्षों पर x बराबर 0 y बराबर कटान होगा, तब ये क्या होगा, ये y बराबर 0 रखकर x कटान बिंदु प्राप्त करते हैं, ठीक है। और अनंत स्पर्श क्या होते हैं, अनंत स्पर्शों के इसमें समीकरण निकालते हैं। और क्षेत्र क्या होता है, वे क्षेत्र निर्धारित करें जो x y के मान जिसमें क्या हो, काल्पनिक होते हैं, यानी वक्र क्या होगा, विद्यमान नहीं होगा, तो वो होता है हमारा x अक्ष का मान। अगला पेज के ऊपर चलते हैं हम। 1/1 सब कुछ क्लियर करते हुए हम अगले पेज की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको सबको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अगला है ध्रुवीय वक्रों का आरेखण। ध्रुवीय वक्रों का आरेखण क्या होता है, यदि f -θ बराबर f θ हो, तब वक्र प्रारंभिक रेखा के परित सममित होता है। थीटा के विभिन्न मानों के लिए r का मान निकालकर एक सारणी बनाए और वक्र का आरेख खींचे। तो ये होती है ध्रुवीय वक्रों का आरेखण, r बराबर f θ। उसके बाद आता है नवा क्वेश्चन है, वो है हमारा देखो समाकलन चिन्ह के अंतर्गत अवकलन में बीटा व गामा फलनों के महत्वपूर्ण गुण धर्मों को सिद्ध करो। तो महत्वपूर्ण गुण धर्म क्या है, बीटा गामा फलन होते हैं महत्वपूर्ण गुण धर्म। पहला है देखो समाकलन चिन्ह के अंतर्गत अवकलन क्या होता है, ये अवकलन का सूत्र होता है, सबको आपको ये पढ़ के जाना है, याद करके जाना है। ये होता है समाकलन चिन्ह के अंतर्गत, यानी लेबनीज फॉर्मूला। लेबनीज फॉर्मूला क्या होता है, लेबनीज फॉर्मूला हमारा ये होता है, ये आपको पढ़ के जाना है। इसका पर एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा इसको। और अगला हमारा है बीटा और गामा फलन। बीटा गामा फलन में भी आपको देखो ये बीटा वाला सूत्र है, ये गामा वाला सूत्र है, और इस बीटा और गामा में ये सम रिलेशन होता है, तो ये आपको रिलेशन भी करके जानना है। उसके बाद में उत्पत्ति। हम जानते हैं
जो ये चिन्ह दे रखा है ये गामा फलन का होता है और ये गामा का वैसे चित्र कहते हैं। गामा एम का ये सूत्र रख इसके इक्वल यदि हम जेड एक्स रखेंगे तो गामा फलन बराबर हमारा ये प्राप्त होगा। ठीक है, मैं आपको इसके लिए मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से वापस दिख जाए। अब आपको एकदम क्लियर होगा, दिख रहा होगा। देखो अन्य गुण धर्म ये होते हैं, इसके भी आपको देख के जानना है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है द्विसमाकलन ज्ञात करने तथा समाकलन के क्रम में परिवर्तन करने की विधियाँ। तो ये क्या विधियाँ होती है ये आपको देख के जाननी है। पहली देखो विधि है द्विसमाकलन का मूल्यांकन। द्विसमाकलन का क्या है? मूल्यांकन। तो विद्यार्थियों द्विसमाकलन का मूल्यांकन की चर्चा करते हैं हम 1 बाय 1। पहली है हमारी, पहला लिखा है द्विसमाकलन का मूल्यांकन। उसमें क्या है? द्विसमाकलन यानी डबल डेरिवेटिव। ठीक है, डबल डेरिवेटिव क्या है? देखो यदि सीमाएं क्या वो इस तरह हो यानी कांस्टेंट हो, क्रम में समाकलन किया जाता है। तो यदि सीमाएं चर हो यानी y बराबर g1 x हो g2 x, तो पहले लीनियर वेरिएबल के सापेक्ष अदर वेरिएबल के सापेक्ष समाकलन करते हैं। ये होती है द्विसमाकलन का मूल्यांकन ज्ञात करने की विधि। उसके बाद है समाकलन के क्रम में परिवर्तन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? समाकलन के क्रम में पहले होता है चरणबद्ध विधि। उसमें क्या होता है? सीमाओं को पहचान और समाकलन का क्षेत्र आर आलेखित करते हैं। उसके बाद होता है यदि मूल समाकलन y के सापेक्ष पहले था तो समाकलन के क्षेत्र में एक क्षैतिज पट्टी खींचे और उसके बाद में क्षैतिज पट्टी के बाएं और दाएं सिरों से x की नई सीमा ज्ञात करें। और उसके बाद होता है इस पट्टी के नीचे से ऊपर तक विस्तार y की नई स्थिर सीमा प्राप्त करें। बिल्कुल नया समाकलन लिखना है और मूल्यांकन करना है। ठीक है, ये हमारा होता है इसका पेज कंप्लीट। उसके आगे हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 11वां नंबर क्वेश्चन। तो इसके लिए हम देख लेते हैं क्या है 11वां क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है 11वां। देखो क्या है? क्षेत्रकलन, चापकलन और परिभ्रमण ठोसों के आयतन में पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात करने को कह रहा है। पहला है क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल का आपको सूत्र याद होना चाहिए। क्षेत्रफल में आपको कार्टेशियन और पोलर दोनों का सूत्र याद होना चाहिए। उसके बाद आता है चापकलन। चापकलन में आपको कार्टेशियन, पैरामीट्रिक और जो पोलर है तीनों के सूत्र आपको याद होने चाहिए। तीनों पर क्वेश्चंस पूछ सकता है तो वो आपको आने चाहिए। ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है कुछ। देखो dr/d लिखा है तो आपको dr/d के अपेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। देखो समाकलन दिया हुआ है 1 + dy, ये दिया है सीधा ही दे रखा है, कुछ ज़्यादा नहीं खास है। अगला है हमारा, देखो क्या है? परिक्रमण ठोसों का आयतन। तो परिक्रमण ठोसों का आयतन क्या? ये घूर्णन और x अक्ष और y अक्ष के घूर्णन पर ये जो सूत्र दे रखे हैं ये आपको याद करके और जानने हैं। ठीक है, उसके बाद अगला आता है परिक्रमण ठोस का आयतन। ये x अक्ष और y अक्ष के सापेक्ष इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है ये भी आपको देख के जाना है। हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। त्रिसमाकलन की गणना करने की चरणबद्ध पद्धतियों को स्पष्ट कीजिए। त्रिसमाकलन ज्ञात करने की चरणबद्ध पद्धतियाँ क्या है उसको देख लेते हैं। देखो त्रिसमाकलन यानी ट्रिपल समाकलन। ट्रिपल समाकलन क्या होता है? यानी उसका 3 बार डेरिवेटिव। ठीक है, तो पहली विधि है, देखो पहली विधि देख लेते हैं हम। पहली इससे त्रिसमाकलन को किस प्रकार कर लेते हैं? पहले क्या है? हमें सीमा निर्धारण करना है यानी उसकी लिमिट पहचाननी है। ठीक है, अब उसकी लिमिट मान लीजिए ये लिमिट दे रखी है हमें इस प्रकार। हमें 2 लिमिट दे रखी है। पहली है देखो phi1 x, y, दूसरी है हमारी ये phi2 x, y, ये इस प्रकार लिमिट है। ठीक है, अब देखो ये पहली और ये दूसरी लिमिट है। ठीक है, अब इसका क्या करना है? प्रथम समाकलन करना है। प्रथम समाकलन क्या होता है? x और y को अचर मानते हुए आंतरिक z के समाकलन करना है और उसके बाद द्वितीय समाकलन करना है, उसके बाद तृतीय समाकलन करना है। इसके बाद इस प्रकार हमें तीनों समाकलन प्राप्त करने हैं। बस सिंपल विधि है एकदम। उसके बाद हमारा अगला आता है अगला क्वेश्चन आता है डिरिचलेट समाकलन तथा उसके लियोवली विस्तार की व्याख्या करनी है। डिरिचलेट समाकलन क्या होता है? ये 3 बार समाकलन करता है। ये होता है डिरिचलेट यानी इसमें गामा फलन और
जो हमारे बीटा फलन दोनों होते हैं, यानी इसमें आपके जो गामा होगा वो भी होगा और जो बीटा होगा वो भी होगा। ठीक है, इसमें दोनों फलन हो गए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लिवली का विस्तार क्या होता है? लिवली का विस्तार होता है, देखो आपके यदि समाकलन का क्षेत्र v हो तो ये आपको इस प्रकार दे रखा है। लिवली के अनुसार क्या होता है? ये इस प्रकार त्रिसमाकलन होता है। ये विस्तार क्षेत्र की सीमाएं हैं, समाकलन के एकल में बदल देता है। ये है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। और ये हमारे 13 क्वेश्चंस की सीरीज़ थी, कंप्लीट होती है हमारी 13 क्वेश्चंस की ये सीरीज़। आई होप आप सबको ये 1 बाय 1 सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको हर क्वेश्चंस में हर एक आंसर का बताया है, तो मेरे ख्याल से आप सबको एकदम क्लियर हो गया होगा। यानी आपको सब जितनी भी थ्योरम है इस किताब में, इतनी ही थ्योरम है, अगर आप इस थ्योरमों को करके जाते हो, मैंने आप सबको 1 बाय 1 वीडियो बताई। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो, दोबारा समझिए, तो आप परीक्षा में अच्छे स्कोर करके जाओगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो में देखकर इस सारे मेथड को मैंने आपको एक क्लास में, आधे घंटे की क्लास में निचोड़ के बताया है। तो आप इनको पढ़ोगे तो आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स ज़रूर ला पाओगे। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले गेस्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।